नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन से एंशिएंट हिस्ट्री अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। 67वीं यूपीएससी री एग्जामिनेशन का डेट आ गया, ऑलमोस्ट अगस्त के लास्ट वीक में है। अगर रविवार को होगा तो 21 अगस्त या 28 अगस्त को एग्ज़ाम होगा आपका, तो तैयार हो जाओ, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? मौर्य साम्राज्य तक कंप्लीट कर लिया था, महान मौर्य साम्राज्य तक, जिसमें अशोक जैसे शासकों को हमने पढ़ा। आज हम लोग मौर्य उत्तर पढ़ने वाले हैं। आज तो मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि मौर्य साम्राज्य में जितने सुधार किए गए ना, उस सुधार के परिणाम कहाँ दिखते हैं? तो मौर्योत्तर युग में उसके परिणाम दिखते हैं हमें। समझ रहे हो ना? तो उसको हम लोग देखेंगे कि मौर्योत्तर युग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन उस समय हम देखते हैं कि विदेशी शासक भी आते हैं। जब अशोक भारत से गया तो भारत की स्थिति कमज़ोर हो गई। अशोक जैसे शासक के जाने से समझ रहे हो स्थिति क्या होगी। तो बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। जब तक वो था भारत में, तब तक किसी की साहस नहीं हुई थी भारत पर आक्रमण करने की। समझ रहे हो ना बात को? तो आज मौर्योत्तर पढ़ेंगे। और अगर किसी को दृष्टि आईएएस के बिहार समग्र अवलोकन से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना हो तो ऑलरेडी कंप्लीट है। मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू करना हो इस बुक से तो ऑलरेडी कंप्लीट है। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना हो तो ऑलरेडी कंप्लीट। आप जाकर उसको जरूर पढ़ना। एंशिएंट हिस्ट्री में भी पहले सुन लो, इससे पहले के लेक्चर पढ़ लेना, जो कि आपके दिमाग में कहानी बना दे, एक फ्रेम पूरा बनता जाएगा, तो फिर याद रखना आसान होगा। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। पेज नंबर 22 पर चलते हैं। बहुत सारी बकवास बातें हमने कर ली। शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में दो तरह के शासक मिल जाते हैं। कौन कौन से? एक देसी शासक, विशुद्ध रूप से भारतीय, और एक विदेशी शासक। ओके, देसी शासक में कौन कौन मिलेंगे? शुंग वंश। मौर्य वंश के अंतिम शासक हम लोग हर बार बीपीएससी क्या पढ़ते हैं? अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमुद्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, तो वही शुंग वंश है। कण्व वंश आएगा। सातवाहन, जिनको क्या कहा जाता है? आंध्र शासक। सातवाहन जो शीशे के सिक्के चलाएंगे। चेदी वंश, महावेगवाहन वंश। और इंडो ग्रीक आएगा विदेशी शासक में, ग्रीक के शासक। शक आएंगे, पार्थियन आएंगे, कुषाण वंश के शासक आएंगे, कनिष्क आएगा। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ही जाना जाता है। ओके। शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। ये तो पहला लाइन आने ही वाला था, ये सबको पता भी होगा। बाणभट्ट जी कौन है? बाणभट्ट जी लेखक हैं, जिन्होंने हर्षचरित नामक पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। आर्य अनार्य का जो है एक चोचला, वही इन्होंने क्या बोला कि अनार्य है। पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मणवादी था, कट्टर ब्राह्मणवादी था। और बाणभट्ट जी कब के आते हैं? ये हर्षवर्धन के समय में आते हैं। इनकी एक और बुक का नाम क्या है? कादम्बरी। बहुत बार पूछा है इसलिए बोल रहा हूँ, याद कर लो। शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी साहित्य और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य से मिलती है। बहुत अच्छी बात है। साहित्यिक स्रोत देखते हैं क्या है। पुराण, वायु और मत्स्य पुराण, इसको लिख के रख लेना। वायु और मत्स्य पुराण में शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से सातवाहनों की भी जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक, इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। हर्षचरित, इसकी रचना बाणभट्ट जी ने की है। इसके अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की चर्चा की है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। और ये बाणभट्ट जी महोदय कहाँ के रहने वाले थे? तो पटना के रहने वाले थे। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पतंजलि के महाभाष्य जो है वो पाणिनि जी जो हैं, जिन्होंने सबसे पहला संस्कृत व्याकरण लिखा था, पाणिनि जी। इनकी बुक का क्या नाम था? अष्टाध्यायी बुक का नाम है। कहीं और नहीं भी पढ़ाएगा आपको कोई ऐसे। अष्टाध्यायी जो है उस पर टीका है महावंश, ये जो पतंजलि के पुस्तक है ना महाभाष्य, ये पाणिनि जी के संस्कृत व्याकरण पर एक टीका है। टीका क्या होता है भाई? जैसे गीता है, गीता पर टीका बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक जी भी ने लिखा है। उसके बारे में अपने विचार। इस ग्रंथ में यवनों के आक्रमण की चर्चा की है। गार्गी संहिता बहुत विदुषी, इसमें भी यवन आक्रमण का उल्लेख है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, गार्गी संहिता। मालविका अग्निमित्रम, यह कालिदास जी का एक नाटक है मालविका और अग्निमित्र के बारे में, जिससे शुंग वंशीय राजनीतिक गतिविधि का ज्ञान होता है। अग्निमित्र ये शुंग वंश का अंतिम शासकों में से एक है। दिव्य वदान, इसमें पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूप तोड़ने वाला बताया गया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना। दिव्य वदान कौन सा ग्रंथ है भाई? बौद्ध ग्रंथ है। अब मुझे बताना, बौद्ध धर्म का कोई आदमी कोई ब्राह्मण शासक बन जाए बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। तो क्या करेगा? उसके बारे में अलग अलग चीज़ें लिखेगा, साहित्य लिखेगा, उसके बारे में अलग अलग बुकों में लिखेगा। तो 84,000 स्तूप तोड़ने का विवरण हमें कहाँ से मिलता है? दिव्य वदान से। भले उसने 84,100 क्यों न तोड़े हों,
ऐसा संभव है कि 84,000 स्तूप तोड़ देगा कोई? नहीं। तो ये दिव्य वरदान में बताया गया है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप ये याद रखें पुष्यमित्र शुंग के बारे में बौद्ध ग्रंथ ने क्या बोला है, 84,000 स्तूप तोड़े थे। पुष्यमित्र शुंग ने तो स्तूप का पुनर्निर्माण भी करवाया था। आगे आएगा, चलो पुरातात्विक स्रोत अयोध्या अभिलेख। इस अभिलेख को पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी धनदेव ने लिखवाया था। इसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। बेसनगर का अभिलेख, यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है। किसका है? हेलियोडोरस का, जो गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा है। इसमें भागवत धर्म को लोकप्रियता का पता चलता है। भागवत धर्म यानी कि विष्णु भगवान वाला धर्म। भरूत का लेख, इसमें शुंग काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पुरातात्विक स्रोत हो गए। साहित्यिक स्रोत ऊपर पढ़ दिया था मैंने। उपयुक्त साक्ष्यों के आधार पर सांची, बेसनगर, बोधगया आदि स्थानों से प्राप्त स्तूप और स्मारक शुंगकालीन कला और स्थापत्य की विशेषता ज्ञान देते हैं। अब देखो, शुंग काल के स्थापत्य का ज्ञान देते हैं हमें सांची, बेसनगर, बोधगया से जो स्तूप मिले हैं वो। तो इसने तोड़ा कैसे होगा? कुछ तोड़ दिया होगा लेकिन कुछ बनवाया भी। शुंग काल की कुछ मुद्राएं कौशाम्बी, अहिछत्र, अयोध्या, मथुरा से प्राप्त हुई हैं, जिनसे तात्कालिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। दिव्यदान से पता चलता है कि वह पुष्य धर्म का पुत्र था। किसका पुत्र था? पुष्य धर्म का। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। पतंजलि ने उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि की जो महाभाष्य जी ने लिखा वो ही यज्ञ के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित भी थे और इन्होंने महाभाष्य लिखा है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का उत्पीड़क था। बौद्ध धर्म ने क्या बोला? हमारा बहुत उत्पीड़न किया है इस शासक ने। पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहूत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है। भरहूत का जो स्तूप है उसने पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाया था। इसको भी लिख के रख लेना। विजय अभियान। पुष्यमित्र के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया था। पुष्यमित्र ने अपने विजय अभियान से सीमा का विस्तार किया। विदर्भ, बरार की विजय। विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। वह मौर्यों की तरफ से विदर्भ के शासक पद पर नियुक्त हुआ था, परंतु मगध साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने उस पर आक्रमण कर दिया। मालविका अग्निमित्र वाला अग्निमित्र, जिस पर कालिदास जी ने नाटक लिखा है, और उसे परास्त कर विदर्भ को फिर से मगध साम्राज्य के अधीन कर दिया। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्र में इसी मालविका अग्निमित्र की बात की गई है। अगले पर चलते हैं। खारवेल से युद्ध। खारवेल कहाँ का शासक? कलिंग का शासक। कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग देश, वर्तमान उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गया। कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। हाथी गुफा अभिलेख से ये चीज़ पता चलता है। यवन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुए। इनका वर्णन मालविका अग्निमित्र से मिलता है। डिमेट्रियस दिमित्र नामक यवन राजा पुष्यमित्र का समकालीन ही था। गार्गी संहिता के युग पुराण में विवरण मिलता है कि यवन साकेत और मथुरा पर अधिकार करने के बाद पाटलिपुत्र पहुंच गए थे। साकेत किसको कहते हैं? साकेत किसको कहते हैं? सबको पता होगा। नहीं पता मैं बताऊं? अभी का जो वर्तमान का प्रयागराज है उसको साकेत कहा जाता था। कौशाम्बी उसी के आसपास भी है, कौशाम्बी भी। और मथुरा तो मथुरा हो गया, पाटलिपुत्र तो पता ही है, पटना। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। पुष्यमित्र के राजत्व काल में ही अग्निमित्र विदिशा का गुप्ता उपराजा बनाया गया था। गुप्ता यानी कि क्या होता था? उपराजा। विदिशा का गुप्ता बनाया गया था। अगला है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र मालविका का प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वायुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक और ये सभी का वर्णन मिलता है। ये सभी ने भी शासन किया था। भागवत यानी कि भागभद्र ने भागवत धर्म ग्रहण किया और विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा की थी। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। बीपीएससी वालों याद कर लेना, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना की। अब जो देवभूति था, जैसे पुष्यमित्र शुंग ने वो सेनापति था, हत्या करके शासन की स्थापना किया था शुंग वंश की, तो वैसे देवभूति की हत्या कौन करेगा? उसका मंत्री वासुदेव। और कौन से वंश की स्थापना करेगा? कण्व वंश की स्थापना करेगा। शुंगकालीन कला, विदिशा का गरुड़ स्तंभ, अजंता का 9वां चैत्य विहार। अजंता एलोरा गुफा याद है? अजंता नासिक और कार्ले के चैत्य, मथुरा का अनेक यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति शुंगकालीन ही है। भाजा का चैत्र और बिहार।
अगला है कि शुंग काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। विदिशा मध्य प्रदेश में है अभी। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। क्यों? क्योंकि अशोक के समय बौद्ध धर्म का उत्थान हो रहा था। शुंग काल अगर ब्राह्मण शासक है तो सनातन धर्म का फिर से उत्थान होगा। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान है। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी समय हुई। कितनी बार पूछा है कि मनुस्मृति की रचना किसके समय में हुई? तो शुंग वंश के समय में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। इस काल में ही भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंट व मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया गया, पत्थर का प्रयोग किया गया। उससे पहले किससे बनते थे? ईंट और मिट्टी के बनते थे, उसके बाद पत्थर के बनने लगे। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था। बहुत सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। कण्ववंश। अब वासुदेव ने हत्या कर दी देवभूति की, अब कण्ववंश की स्थापना हो गई। इसकी जानकारी हर्षचरित से मिलती है। इसके रचयिता कौन है? बाणभट्ट महोदय हैं। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। किस वंश का? ब्राह्मण वंश का। मुझे समझ में नहीं आया इतिहासकार इतनी जाति पर क्यों जोर देते। जैसे मौर्यों की जाति के लिए जो इतिहासकार लड़े हैं ना, गुप्तों की जाति खोजने के लिए इतना लड़ाई किया है उन्होंने इतिहासकार ने अपने में कि क्या बताऊं। अगला है कि वैदिक धर्म और संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की उसे कण्व वंश ने जारी किया। इसमें केवल 4 शासक हुए। वासुदेव पहले आएंगे, फिर भूमि मित्र आएगा, वासुदेव आएगा तो नारायण भी आएगा, सुशर्मन आएगा। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दिया और नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की स्थापना होगी। हत्या हुई, नया वंश। आंध्र सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक रहा। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन? सिमुक। बहुत बार पूछा है बीपीएससी ने, यूपीएससी ने भी एक बार पूछ लिया था कि अब क्या पूछा था, इधर दे देता वंश का नाम, इधर दे दिया मिलाने के लिए, है ना। तो ये भी याद रखना आप लोग। सिमुक जो था वो सातवाहन का संस्थापक था। सातवाहन का वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक में था। कहाँ कहाँ हो गया? भारत कैसे मैप बना दो, ये वाला पूरा भाग। सातवाहनों की माता क्या बोलती है कि मेरे पुत्रों के घोड़े 2 समुद्र का पानी पीते थे। 2 समुद्र कहाँ से मिल जाएगा? जब ये पूरा भाग पर कब्जा होगा, यानी कि इधर का भी पानी पिएंगे उसके पुत्र के घोड़े, इधर का भी पिएंगे। खारा पानी कोई पीता थोड़ी नहीं, ये साहित्यिक बातें होगी। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक। पुराणों में इसे आंध्र भृत्य भी कहा गया है तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। इसकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। लिपि कौन सी? ब्राह्मी। भाषा कौन सा? प्राकृत। इस वंश की जानकारी हमें अभिलेख, सिक्के और स्मारक तीनों जगह से प्राप्त होते हैं। रानी नागनिका का नान्यगढ़ अभिलेख पुणे महाराष्ट्र में है। गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहनों की एक और खासियत थी, ये राजा जो होते थे अपने से पूर्व अपनी माता का नाम लगाते थे, है ना। तो ये इस एक तरह से बोला जाता है स्त्री प्रधान भी था ये, लेकिन क्या ऐसा होता? नहीं, लेकिन ये सांकेतिक रूप में तो जरूर था। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र यज्ञश्री करके भी है एक, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, यज्ञश्री सातकर्णी। हाँ, यज्ञश्री माता का नाम, सतकर्णी बेटा का नाम। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का कार्ले गुहालेख, यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। महाराष्ट्र में अधिकतर था इनका क्षेत्र। सातवाहन वंश और आंध्र प्रदेश में भी था, ये भी याद रखना। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा और जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है, सर्वाधिक काल तक रहा था ये। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम। स्थापक कौन था? सिमुक। प्रमुख शासक में पहला सतकर्णी प्रथम। यह सातवाहन वंश का पहला यशस्वी शासक था। इसकी उपलब्धियों की जानकारी रानी नागनिका के नाने घाट अभिलेख से मिलती है। नाना घाट जिसको कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातकर्णी प्रथम ने ही दक्षिणापथ का स्वामी और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां धारण की। सातकर्णी प्रथम ने मालव शैली की गोल मुद्राएं, अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं उत्कीर्णित करवाई थी सातकर्णी प्रथम ने। उसके सिक्कों पर श्री 7 सातकर्णी का सूचक का उल्लेख मिलता है। अगला शासक है हाल। इस शासक ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? हाल। इसके काल में गुणाढ़ से बृहत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। गुणाढ़ से लेखक हैं, उन्होंने बृहत कथा कोश की भी रचना की। इसी के समय में संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन ने कांतंत्र नामक पुस्तक के संस्कृत में लिखी थी।
अगला शासक कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके समय में इसकी माता बालश्री का नासिक अभिलेख प्राप्त होता है, इनकी माता का, और नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है गौतमी सातकर्णी को। वशिष्ठीपुत्र पुलमामी, इसे शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया। और ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख, जब मौर्य पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर, उसमें जूनागढ़ अभिलेख बार बार आया है। सुदर्शन झील वाला कहानी, मैं बोल बोल के सुदर्शन थक गया हूँ। तो वशिष्ठीपुत्र पुलमामी को रुद्रदामन ने 2 बार हराया, और हराने के बाद भी छोड़ दिया, क्योंकि इसके भाई शिवश्री सातकर्णी से रुद्रदामन की पुत्री का विवाह हुआ था। हरा के छोड़ दिया। यज्ञश्री सातकर्णी, इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है, जहाज का, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति इसके प्रेम का परिचायक है। सातवाहन संस्कृति के मुख्य केंद्र प्रतिष्ठान, संस्कृति के केंद्र कहाँ कहाँ? प्रतिष्ठान, गोवर्धन आधुनिक नासिक और वैजयंती उत्तरी कनारा थे। अगला वंश कौन सा आएगा? चेदी वंश, महामेघवाहन वंश। कलिंग के चेदी वंश, खारवेल वाला वंश की बात हो रही है। जानकारी मुख्य स्रोत खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख है। महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है इसको, याद रखना। ये एक बार बीपीएससी ने पूछा है, जिसमें चेदी और महामेघवाहन दोनों का नाम दे दिया था। पूछा था कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था? नहीं, उसने बोला था खारवेल किस वंश से था? चेदी वंश से, महामेघवाहन वंश से, मौर्य वंश से, सातवाहन वंश से। तब मुझे बताओ इसका आंसर क्या मारोगे? इसका आंसर मारेंगे ई, क्योंकि चेदी वंश और महामेघवाहन वंश एक ही वंश का नाम है। कल ही हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस जो सीरीज शुरू हुआ है उसमें। खारवेल महानतम शासक था, वो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्ति मगध से लाने में सफल हुआ था, जिसको 3वीं शताब्दी से पूर्व मगध का शासक महापद्म कलिंग से ले गया था। देखो, महापद्म नंद ने सबसे पहले कलिंग की विजय की थी, ये सबको पता होगा। इसकी पता कहाँ से चलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से। और फिर अशोक ने भी कलिंग को जीता, लेकिन जब मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके ऋषभ देव की मूर्ति मगध से जाकर वापस लेके कलिंग में स्थापित किया। और खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था, ये भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में। हाथी गुफा अभिलेख में जैन धर्म को ग्राम दान में देने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्य चोल, चेर एवं पांड्य को उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। खारवेल ने उन तीनों को भी पराजित किया था। खारवेल ने अनेक गुहा विहार बनाए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उदयगिरी में 19, खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण किया। गुहा विहार क्या होते? गुफा विहार। महाविजय प्रसाद किसी विजय को उपलक्ष्य में बनाया गया भव्य भवन था। विदेशी शासक पर हम लोग पहुँच गए हैं, इंडो ग्रीक हिंद यवन जिनको कहा जाता है। मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर लगातार हमले हुए। पहला आक्रमण हिंद यूनानी और बैक्टीरिया यूनानी द्वारा किया गया। जब केंद्रीय शासन कमज़ोर हुआ, मौर्यों का शासन कमज़ोर हुआ, तो बाहर से हमले होने शुरू हो गए थे। इंडो ग्रीक की भारत पर विजय का इतिहास यूथेडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही प्रारंभ होता है। प्रमुख शासक डेमेट्रियस प्रथम, भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को ही जाता है। उसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल, आधुनिक सियालकोट जो पाकिस्तान में है, को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये इन लोगों ने जो आए थे, इन्होंने सबसे पहले किसको अपनी राजधानी बनाया? तो साकल को बनाया था। इंडो ग्रीक हैं ये, हिंदू यूनानी शासक। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी लिपि दोनों लिपियों में सिक्के चलवाए। डेमेट्रियस के बाद यूकेट्राइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। तक्षशिला आधुनिक पेशावर का इलाका जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के बगल में, वहाँ की बात हो रही है। मीनांडर अब आएगा। पहला कौन था? डेमेट्रियस, अब मीनांडर। 165 से 145 ईसा पूर्व मीनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ। वह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। मीनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। वह बौद्ध भिक्षु, बौद्ध अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में जो नागसेन और मीनांडर के बीच में बातचीत होती है, वो यही मीनांडर है बंधुओं। बौद्ध भिक्षु नागसेन और मीनांडर के बीच वार्ता का उल्लेख मिलता है। उसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मीनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। देखो, जब भी बात आएगी ना, पहला शासक कौन था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलवाए, तो मीनांडर को मारना। लेकिन पूछेगा कि सोने के सिक्के को प्रचलित किसने करवाए, तो कुषाण वंश का शासक कुजुलकटपिशस। क्या? कुजुलकटपिशस। मीनांडर का ये पढ़ दिया मैंने। चांदी के सिक्कों के लिए द्रम्य शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। द्रम्य शब्द कहाँ से लिया गया है? चांदी के सिक्कों के लिए यूनानी भाषा से। यूकेट्राइडस वंश के सबसे प्रतापी शासक एंटियालकीडस ने
हेलियोडोरस को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था। हेलियोडोरस जो राजदूत आया था वो पता होगा, विदिशा में गरुड़ स्तंभ इसने स्थापित किया था। ये इसी शासक द्वारा भेजा गया था जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। यूनानियों की देन, देखो बंधुओं, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी बहुत बार पूछा है और आपको पीसीएस भी बहुत बार पूछता है लिखने के लिए। यूनानियों की भारत में क्या क्या देन है? राजत्व का दैवीय सिद्धांत की राजा देवता होता है, ये वहीं से आया। सांचों से सिक्के निर्माण की विधि, सांचा बनाकर सिक्का निर्माण की विधि वहीं से आया। मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र तथा तिथि अंकित करने का प्रचलन भी यूनान से ही आया। काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां, कैलेंडर वर्ष, ये सब यूनान से ही आई। भारत में ज्योतिष कला का विकास, देखो ज्योतिष कला भारत में विकसित थी पहले से ही, लेकिन गार्गी वगैरह ज्योतिष थे ना, लेकिन उसके कुछ अंश वहाँ से भी आए हैं। भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास इसी समय हुआ, हेलेनिस्टिक आर्ट जिसको कहा जाता है। भारतीय रंगमंच में यवनिका, पर्दा का शुभारंभ इसी समय से हुआ। नाटक में जो पर्दा का यूज होता है वो इसी समय से शुरू हुआ। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। अगले शासक कौन आ गए इंडो ग्रीक के बाद? शक सीरिया के उत्तर के निवास करने वाले थे। शक बोलन दर्रे से भारत आए थे। भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया है। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। शक लोग जो है वो 5 शाखा में विभक्त थे। एक अफगानिस्तान में शाखा था इनका, रुद्रदामन का नाम सुना है, वो शक ही था। एक पंजाब की राजधानी तक्षशिला में, दूसरा मथुरा में, फिर पश्चिमी भारत में, फिर ऊपरी दक्कन में। तो ये सब शक के अलग अलग शाखाओं बनाकर ये राज करते थे। पश्चिमी क्षेत्रों में छहरात वंश, नासिक का नाहपान और कार्दमक वंश, उज्जैन का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं। प्रमुख शासक पढ़ देता हूँ मैं। मोगा या माउस, तक्षशिला के शासकों में मोगा माउस प्रमुख थे। उसने प्रथम शक शासक माना जाता है, प्रथम शासक इसी को माना जाता है। उसके अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला है नाहपान। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा क्या पढ़ रहे हो, ये सब सीधा सीधा पूछता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नाहपान महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शक शासकों में छहरात वंश का नाहपान सबसे प्रसिद्ध था। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से वह पराजित हो गया था। कौन? नाहपान। नाहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन हुआ है। उसके सिक्के अजमेर से नासिक तक मिलते हैं। रुद्रदामन प्रथम, भारत में मालवा अथवा उज्जैन के शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम हुआ। उसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ा, गुजरात का एक बड़ा भाग था और रुद्रदामन ने सातवाहन शासकों को हराया भी था। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। आपको पता ही है जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख भारत का कौन सा है, तो जूनागढ़ अभिलेख। किसने जारी किया था? तो शक शासकों ने जारी किया था। और उसमें कौन? रुद्रदामन। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय हुआ। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो गुप्त शासक ने शकों को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। पहला वंश या पार्थियन वंश। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। ओके, पार्थियन आ गए। ये कहाँ के थे? ये ईरानी मूल के थे। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नीज था। खरोष्टी लिपि में उत्कीर्णित तख्तेबाही अभिलेख में उसे गुर्दु व्यूहूर कहा गया है। फारस में उसका नाम बिंदफर्न था, जिसका अर्थ होता है यश विजयी। ओके, गोंडोफर्नीस ने के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ था। ओके, अगला आ गया कुषाण वंश। कुषाण वंश कंप्लीट करने के बाद अगला गुप्त आएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज कुषाण कंप्लीट करेंगे। कुषाणों ने पार्थियन शासन का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित की। इसे यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। इसका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। अभी जो है सेंट्रल एशिया, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इन सब के इलाकों पर इसका शासन था। जो सिल्क रोड था उस पर इनका कब्जा था, इसलिए भारत उस समय काफ़ी उन्नति कर रहा था। कुजुल कटफिसस, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस था। उसने तांबे के सिक्के चलाए थे। कुजुल कटफिसस ने तांबे के सिक्के चलाए थे। ऊपर मैंने गलती से सोने के सिक्के बोल दिए थे। सोने के सिक्का इसके बाद का शासक चलाएगा, भीम कटफिसस चलाएगा। आई रिपीट माई मिस्टेक, कुजुल कटफिसस नहीं, भीम कटफिसस ने भारत में सोने के सिक्कों को प्रचलित किया था।
भीम कटफिसस भारत में कुषाण कालीन शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार कर तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसकी बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे इसने। उसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि, दूसरी ओर खरोष्टी लिपि उत्कीर्णित है। लिपि की बात हो रही है, भाषा नहीं। वह शैव मतानुयायी था। उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियाँ भी मिलती है। भीम कटफिसस की बात हो रही है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भीम कटफिसस ने ही चलवाए थे, प्रचलित करवाए थे। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया। इसके उपलक्ष्य में उसने क्या चलाया? शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर में शक संवत भी आता है। यह चैत्र माह 22 मार्च से 21 मार्च तक प्रारंभ होता है। 22 मार्च अथवा 21 मार्च को ये शुरू होता है शक संवत। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति छत्रप शासन लागू किया। जैसे शक छत्रप बना के राज करते थे ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अपने साम्राज्य को राज करना, वैसे ही कुषाणों ने भी किया। कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? पेशावर, पुरुषपुर जिसको कहा जाता था। दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर क्या बसाया? कनिष्कपुर। और श्रीनगर नगर की स्थापना किसने की है? मौर्य पढ़ चुके हैं, बताओ। अशोक ने। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। उसके समय में कश्मीर के कुंडल बने वासुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था और चौथे बौद्ध संगति में ही महायान और हीनयान का स्पष्ट रूप से विभाजन हो जाता है। कनिष्क महायान धर्म से संबंधित था। महायान धर्म को पालन पोषण किया बौद्धों में, जिसमें मूर्ति का निर्माण होता है, जिसमें पूजा पाठ होता है, जिसमें देवता होते हैं, तंत्र मंत्र होता है महायान शाखा में। और इसके बाद यहाँ पर कौन सी कला विकसित होगी? मथुरा कला और गांधार कला विकसित होगी। गांधार कला गांधार में विकसित होगी, मथुरा कला मथुरा में विकसित होगी। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहार, चैत्य, स्तूपों का निर्माण करवाया। पुरुषपुर पेशावर स्तूप का उसी के समय में प्रसिद्ध स्तूप है। पेशावर में जो स्तूप है वो उसी के समय का प्रसिद्ध स्तूप है। इसके दरबार में पार्श्व बड़े बड़े लोग रहते थे। अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक रहते थे। नागार्जुन ने क्या दिया है? माध्यमिका सूत्र शून्यवाद की रचना की थी नागार्जुन ने। इनको उस समय का आइंस्टाइन भी कहा जाता था। आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, वो इन्होंने सबसे पहले दे दिया था। कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय मूर्ति कला की गंधार और मर्थुला शैली का जन्म हुआ था। कनिष्क ने चीन से रोम जाने वाले सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अभी मैंने पहले ही बता दिया था आपको तो ये चीज़ें। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ का प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अनोखा मुर्गा प्राप्त किया था। मुर्गा, अश्वघोष और बुद्ध भगवान का भिक्षापात्र तीनों उठा के ले गया वो, है ना। महास्थान बोगरा में पाएगी सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित मिलती है, लेकिन उसका गला नहीं है, उसका सिर नहीं है। नेक्स्ट है कि कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई, फिर बाद में विजय हो गई थी। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के पर उसे बलि वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। अगला शासक कौन है? हुइस्क। उसे कश्मीर में हुइस्कपुर यानी कि हुस्कपुर नामक एक नगर की स्थापना करवाई, जिसका उल्लेख कल्हन की राजतरंगिनी में मिलता है। उसके सिक्के पर शिव, स्कंद एवं विष्णु आदि देवताओं की उत्कीर्णित आकृतियाँ मिलती हैं हुइस्क के सिक्कों पर। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वानों को पढ़ लेते हैं। अश्वघोष के बारे में पता ही है। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष और उच्च कोटि के साहित्यकार थे। बुद्ध चरित्र तथा सूत्र अलंकार उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन। वो दार्शनिक व वैज्ञानिक था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वासुमित्र चौथुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाषा शास्त्र की रचना की है, जो बौद्ध जातकों पर टीका है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। चरक आयुर्वेद के आचार्य कनिष्क के राज्यवैद्य थे चरक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। इसके बाद इसको खत्म करेंगे हम, फिर गुप्त को अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। यद्यपि उत्तर में कुषाणों, दक्षिण में सातवाहनों ने काफ़ी विस्तृत प्रदेश पर राज किया, किंतु न तो सातवाहन न ही कुषाणों का राजनीतिक संगठन व केंद्रीयकरण था जो मौर्य साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी। वो केंद्रीयकरण नहीं था जो मौर्य साम्राज्य में था।
मौर्योत्तर काल के में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैवीय तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई, यानी कि देवता राजा होता है, इस तरह की चीज़ें अपनाना, है ना। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा आरंभ की थी। ये चीनी शासकों को सीखा था इन्होंने। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां भी धारण की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ जो हुआ, सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों में बौद्ध भिक्षुओं की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा आरंभ की। कर मुक्त भूमि देते थे सातवाहन शासक। नानाघाट अभिलेख में भूमि दान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। कुषाणों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली को अपनाई थी, इसको जरूर याद रखना, छत्र प्रणाली। शकों ने पर्थियन ने 2 आनुवंशिक राजाओं के संयुक्त शासन की परिपाटी चलाई थी। 2 आनुवंशिक राजा की परिपाटी। प्रशासन की व्यवस्था के लिए सातवाहन साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया और जिन्हें आहार कहा जाता था। विभागों को क्या कहा जाता था सातवाहन समय में? आहार कहा जाता था। देखो, प्रशासन से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्योत्तर काल के अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था, इनसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक आहार एक अमात्य के अधीन होता था। अमात्य अधिकारी का नाम हो गया। सातवाहन काल के पदाधिकारियों में भंडारिक यानी कोषाध्यक्ष, रज्जुक यानी राजस्व विभाग का प्रमुख, पनीय घरक यानी कि जलापूर्ति विभाग, वर्मतेक यानी भवन निर्माण अधिकारी, सेनापति आदि शामिल होते थे। आहार के नीचे क्या होता था? ग्राम। प्रत्येक गांव का एक अध्यक्ष ग्रामिक कहलाता था, जो ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। कुषाण लेखों से पहली बार दंडनायक व महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों को उल्लेख मिलता है। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ की थी। प्रांतों में द्वैध शासन। आर्थिक व्यवस्था है अगला। मुद्राएं, सोने के सिक्के निष्क, स्वर्ण और पल कहलाते थे। चांदी का सिक्का शतमान कहलाता था। तांबे का सिक्का काकनी कहलाता था। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, शीशे से करसापन नामक एक सिक्का बनता था। 4 धातु को मिलाकर एक करसापन बनता था, जिसमें शीशा भी होता था। शीशे के सिक्के सातवाहनों की प्रमुखता थी। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। उनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे, 2 भाषा में। एक तरफ यूनानी भाषा यूनानी लिपि में, दूसरी तरफ प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए, जो 124 ग्रेन के बने होते थे। सातवाहनों ने शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबा, पोटीन, तांबा और जिंक, शीशा का मिलाकर जो मिश्र धातु होता है उसी को पोटीन कहा जाता है, आदि के सिक्के भी चलाए। वाणिज्य और व्यापार है। आर्थिक रूप से इस काल का उज्ज्वल पक्ष वाणिज्य व्यापार की प्रगति था। इस काल में भारत का मध्य एशिया और पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापार शुरू हो गया। व्यापार की उन्नति के लिए नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में नए वर्गों का भी कुषाण काल मौर्योत्तर काल में ही उदय हुआ। इसमें व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाह से होता था। इस काल में बारबेरिकस सिंधु के मुहाने पर, अरिकामड्डू ये पूर्वी तट पर तमिलनाडु में है, और बोरीगाजा और भरोच ये पश्चिमी तट पर गुजरात में है, आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। यूपीएससी ने 2020 में इन बंदरगाहों के नाम से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था प्री एग्जाम में। अगला है, कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर रखा था। रेशम मार्ग का आय का बहुत बड़ा स्रोत था कुषाणों के आय का। प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक ने पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी नामक पुस्तक में भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के विवरण दिए हैं। और भारत सोने की चिड़िया कुषाण काल के समय ही कहा गया, क्योंकि हमने रेशम मार्ग पर पूरा कब्जा कर लिया था। रोम को जो हम वस्तुएं निर्यात करते थे उसमें मसाले, काली मिर्च, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, इत्र, चंदन, कछुए, खोपड़ी, क्रेसर, जटामासी, हीरा, रत्न, तोता, शेर, चीता आदि शामिल थे। रोम से आयात क्या क्या करते थे? शराब के 2 हत्थे वाला कलश, शराब, सोने से चांदी के सिक्के, पुखराज, टीन, तांबा, शीश, ये सब हमसे लोग आयात करते थे, वहाँ से मंगाते थे। भेजते ज़्यादा थे। हमारा व्यापार सरप्लस में चल रहा था उस समय। पश्चिम के लोग भारतीय काली मिर्च, गोल मिर्च इतना प्रिय था कि संस्कृत में काली मिर्च का नाम क्या पड़ गया? यवन प्रिय। ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं को खोज किया। इससे व्यापार बढ़ेंगे। शिल्प और उद्योग का क्या हाल था उस समय? तो व्यापार और विनिमय मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग के सबसे बड़ी देन है। अगर आपसे बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्योत्तर काल के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं को लिखिए या उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, तो उसमें आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, वृक्ष के रेशम से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग और पुंड क्षेत्र तथा मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। व्यापारिक प्रगति के कारण शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया। श्रेणियों के पास अपना सैन्य बल भी होता था। श्रेणी यानी कि व्यापारी संगठन, उनके पास अपना सैन्य बल भी होता था, अपने सिक्के भी होते थे, उनमें बैंक भी होते थे।
निगम का प्रधान श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का प्रधान प्रमुख, पुग का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ एवं दक्षिण भारत में सेट्टी या चेटियार कहा जाता था। अब आगे सामाजिक व्यवस्था मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल में परंपरागत 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मौजूद थे, किंतु शिल्प और वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला था। इस समय बड़ी संख्या में विदेशियों का समाज में आगमन हुआ, उन्हें आत्मसात किया गया। इसी क्रम में विदेशियों को व्रात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया, ऐसे क्षत्रिय जिनको मतलब व्रात्य कहा जाता था। मौर्योत्तर काल में ही शैव धर्म के अंतर्गत पशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक कौन थे? लकुलीस थे। लकुलीस थे। पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लकुलीस, और ये शैव धर्म का उपसंप्रदाय था। इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा था। कृष्ण के उपासक क्या कहलाए? भागवत कहलाए। और कृष्ण के सबसे पहली बार जिक्र कहाँ पर मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में। ओके। विभिन्न धर्मों ने लचीला रुख अपनाते हुए विदेशियों को भी शामिल किया, और यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण सभी भारत अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे। वे समाज के क्षत्रिय वर्ग में सब समाहित हो गए। सातवाहन शासकों के नाम का मातृ प्रधान होता था। स्त्रियों की अच्छी स्थिति को दर्शाता है ये चीज़। अभी मैंने बताया गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी वगैरह सब, और वो शासन में भी भाग लेती थी महिलाएं। धार्मिक व्यवस्था इस समय क्या था? भक्ति का विकास इस काल की प्रमुख विशेषता है। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद की परिकल्पना भी जुड़ गई थी, मूर्ति पूजा भी शुरू हो गया था, और आर्य देवताओं के समानांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए, जैसे गणेश, कार्तिकेय, मातृदेवी, वृक्ष पूजा। ये सब गैर आर्य देवता भी आर्य देवताओं के समान ही भारत के हिंदू धर्म में प्रवेश कर गए। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म, उसकी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचलन हुआ। अभी मैंने बताया था कनिष्क के समय में बौद्ध मूर्ति जहाँ पर दिखे समझ जाना महायान शाखा है। बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। इसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में भी हुआ। संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध भगवान की मूर्तियों की ही पूजा की गई। जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उनकी ही सबसे पहले मूर्ति बना के पूजा कर दी हमने। कला और संस्कृति। मौर्य काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैली, गांधार शैली या मथुरा शैली का विकास हुआ। बीपीएससी ने कितनी ही बार पूछा है कि गांधार शैली और मथुरा शैली की विशेषताओं को लिखिए, तो उसमें आपको ये सब बताना पड़ेगा आगे जो पढ़ेंगे हम। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गंधार में कला का एक शैली का विकास हुआ, जिसे गंधार शैली कहते हैं। क्या कहा जाता है? गंधार शैली। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। गंधार कला के अंतर्गत मूर्तियों के शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया। यथार्थ दिखाने का। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी है। यूनानी देवता के जैसे बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई गई, बिल्कुल लंबे चौड़े घुंघराले बाल, बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसा शरीर, बूट पहने हुए बुद्ध भगवान। गंधार मूर्ति कला शैली में बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई। गंधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला है। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध का धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला है अगला। मौर्योत्तर काल में विकसित हुई मथुरा की शैली के मूर्तिकारों ने विभिन्न देसी परंपराओं के सम्मिश्रण से जन्म दिया था। देसी परंपरा, इसमें बुद्ध भगवान आपको सन्यासी योगी के जैसे पतले शरीर, कमजोर दिखेंगे आपको, और परंतु इसकी जगह ख्याति कनिष्क के सिर विहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। और सबसे ख्यात जो है मथुरा कला में, वो कनिष्क की एक सिर विहीन मूर्ति मिली है, उसी के है। अगला है कि जैन धर्मावलंबियों ने भी मथुरा में मथुरा कला की शैली को प्रश्रय दिया। यहाँ शिल्पियों ने महावीर जी की एक मूर्ति बनाई, महावीर जैन। इस शैली मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। कुषाण शासकों के द्वारा भी इसको संरक्षण दिया गया, अतः इस काल में इसका विकास हुआ मथुरा कला का। मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की धर्म तक प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा का निर्माण किया गया मूर्तियों का। मथुरा कला का भरभूत और सांची कलाओं के साथ निकट का संबंध है। गंधार कला में मथुरा कला में अंतर यहाँ पर दिया है। गंधार कला में गहरे नीले काले पत्थर का उपयोग हुआ, मथुरा में लाल पत्थर का उपयोग हुआ। गंधार कला के संरक्षक कौन थे? संरक्षक शक और कुषाण। मथुरा कला के संरक्षक केवल और केवल कुषाण थे। यथार्थवादी था गंधार कला, आदर्शवादी था मथुरा कला। मुख्यतः बौद्ध की मूर्तियाँ बनी गंधार कला में, इसमें सारे धर्मों की मूर्तियाँ बनी हैं मथुरा कला में। नोट में दिया है कि इसी समय सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में पूर्वी दक्कन में कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती कला का विकास हो रहा था। ये भी बौद्ध मूर्तियों का ही विकास है। इसमें जातक कथा संबंधी मूर्तियाँ मिलती हैं हमें अमरावती कला में, जिसका प्रमुख केंद्र नागार्जुन कोंडा, अमरावती, जैगई पेट इत्यादि है। नागार्जुन कोंडा से यूपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा था। मौर्योत्तर साहित्य है कुछ कुछ।
इस काल में साहित्य रचना में संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था। अभी हमने देखा सातवाहनों ने, शकों ने, सबने संस्कृत भाषा को प्रश्रय दिया। महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने, जो पाणिनि पर टीका है, अष्टाध्यायिक पर। सबसे प्रसिद्ध स्मृति का मतलब क्या होता है? कानून की पुस्तक मनुस्मृति है, 2वीं शताब्दी में लिखी गई है। अश्वघोष रचित सौंदरानंद बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। अश्वघोष के नाटक के कुछ भाग मध्य एशिया के एक बिहार से प्राप्त हुए हैं। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख संस्कृत काव्य का एक अनूठा उदाहरण है। गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन का, कुषाण साम्राज्य के सुई बिहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। मौर्यकालीन के कुछ साहित्य हैं यहाँ पर। उसके बाद इस लेक्चर खत्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। पिछले 40 मिनट से करीब मैं बोल रहा हूँ। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? हाल। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। चरक संहिता चरक ने लिखा है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। इसको 5वां वेद भी कहा जाता है नाट्यशास्त्र को। नृत्य पर आधारित पूरा का पूरा शास्त्र है ये। मिलिंद पर हो नागसेन ने लिखा है। कामसूत्र के रचयिता वात्सायन है। सौंदरानंद बुद्धचरित्र के रचयिता सुघोष हैं। स्वप्नवास बदत्त भास ने लिखा है। चारुदत्त भास ने लिखा है। उरुभंग के रचयिता भास ही हैं। मौर्योत्तर कंप्लीट कर लिया हमने। कल हम लोग गुप्त साम्राज्य कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच।